हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेदी स्कॉलर क्लासेस। हमने लास्ट लेक्चर में किया था कि डाइजेशन ऑफ फैट कैसे होता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये सारी चीजों को किया था। और हमने साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स की बात भी कर ली थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी कि जो फैट होते हैं वो एब्जॉर्ब होके कहाँ जाते हैं, लिम्फ में जाते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होती हैं वो कहाँ पे जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। फैट लैक्टियल में जाएंगे और जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स हैं वो ब्लड वेसल्स में जाएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मटेरियल हो चुका है, अब आपके पास क्या होगा, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। आपने यूटिलाइज करना है किसको, आपने यूटिलाइज करना है मटेरियल को जो आपने डाइजेस्ट किया है उसको। तो यूटिलाइज क्यों करना है, खाना क्यों खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं एनर्जी के लिए। तो जो भी चीजें आपने एब्जॉर्ब करी हुई हैं, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट लिए हैं, तो बॉडी जो है वो एनर्जी कहाँ से लेना पसंद करती है, कार्बोहाइड्रेट से, ग्लूकोज को। ग्लूकोज को हर एक सेल तक पहुंचाया जाएगा, ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचाई जाएगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है तो वहीं से एटीपी बनाए जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में। तो अब आपके पास फिर प्रोटीन आपने एब्जॉर्ब किया, तो प्रोटीन आपने रिपेयरिंग के लिए यूज कर लिया। फैट जो है वो फैट डिपॉजिट हो जाते हैं, कुछ हम यूटिलाइज कर लेते हैं, कुछ हमारे मसल्स में चले जाते हैं, कुछ जो है वो हमारे लीवर में जो है वो स्टोर किया जाता है, और टाइम आने पे उसको भी हम एनर्जी के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बॉडी में चलेंगी। तो एसिमिलेशन क्या हुआ, यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फॉर एनर्जी, हम एनर्जी के लिए उसका यूज कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास है इजेशन। इजेशन, इजेशन में क्या होना है, अब आपके पास डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने, हम उसको यूज भी कर रहे हैं एनर्जी के लिए, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल था उसको जब हम कहाँ भेजते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में भेजेंगे। तो उस प्रोसेस को लार्ज इंटेस्टाइन में जाके कुछ चीजों को रीएब्जॉर्ब करती है बॉडी। विटामिन B12 को बनाया जाएगा वहां पे बाय ई कॉलाई, विटामिन K बनाया जाएगा वहां बाय ई कॉलाई, है ना, बहुत कुछ, राइबोफ्लेविन्स बनाए जाएंगे वहां पे। ये सारी चीजें कहाँ होंगी, आपके कोलोन में होंगी, जो कि पार्ट है किसका, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का। तो वहां पे कोलोन में ये सारी चीजें होंगी। फिर जो बचा हुआ मटेरियल है अनडाइजेस्टेड, उसको कहाँ भेजा जाएगा, रेक्टम में भेजा जाएगा, रेक्टम में स्टोरेज होगा। देन उसको एज अ फीसिस हम जो है वो बाहर अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो इजेशन जो है, इजेशन में हम लिख सकते हैं कि रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड and unabsorbed फूड, रिमूवल किया गया इसका। कहां पे भेजा जाएगा, इसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेजा जाएगा। तो आप नीचे लिख सकते हैं मूव टू लार्ज इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड को मूव किया जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड को मूव किया जाएगा कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, बाया पेरिस्टल्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमने इसोफेगस में पढ़ा था, क्या, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट्स। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट्स मैंने आपको बोला था एलिमेंट्री के नाल में मैक्सिमम जगह देखने को मिल जाती हैं। तो वही पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो है वो कहां पे होंगी आपके पास, वही पेरिस्टल्सिस मूवमेंट जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलेंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलेंगी। और आपका फूड कहाँ भेज दिया गया, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया गया। अब यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन का जो कोलोन है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजों को क्या किया जाएगा, कुछ मिनरल्स, इनको क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा कहां पे, कोलोन में। तो ये चीज को ध्यान देना है आपने, ठीक है। फिर जो बचा हुआ मटेरियल है, जो और हमारे पास अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल रह जाएगा, अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल, ये कहां भेजा जाएगा, इसको मूव कर दिया जाएगा, मूव टू रेक्टम। कहां भेजा जाएगा, इसको रेक्टम में भेजा जाएगा। और रेक्टम में जो है ये आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा रेक्टम में। और आपके पास जो है बाद में हम इसको क्या कर देंगे, इसको एज अ फीसिस जो है वो
है ना, बाहर निकाल देंगे बॉडी से, तो बाया एनस जो है वो अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो क्या कर दिया जाएगा, बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो है वो क्या रहेगा कि एसिमिलेशन क्या हुआ, दैट इज यूटिलाइजेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जो आपने खाया था, जो एब्जॉर्ब हुआ था। डाइजेशन जो है वो क्या रहेगा कि जो अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड फूड होगा उसको मूव कर दिया जाएगा कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन में बाय द पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, याद रखना ये चीज को। और कहां भेजा जाएगा, कोलोन में भेजा जाएगा। कोलोन में किस चीज की एब्जॉर्प्शन होती है, कुछ वाटर्स है ना, कुछ अपने इलेक्ट्रोलाइट्स की होगी, वाटर की होगी, मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होगी, और फिर बाकी जो अनएब्जॉर्ब्ड मटेरियल बच गया वो कहां भेज दिया जाएगा, आपके रेक्टम में भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे कोलोन में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपके ई कोलाई हैं, ई कोलाई क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं किस चीज की, अपना विटामिन B12 की करते हैं, अपने पास जो है वो विटामिन K की करेंगे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ई कोलाई जो है वो विटामिन B12, विटामिन K, राइबोफ्लेविन, इन सब चीजों की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कहां पे होगा, ये भी कोलोन में ही होगा। तो ये चीजों को भी ध्यान देना है आपने कि कहां पे फॉर्मेशन होती है, आता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, कि आपके पास जो है अपना एलिमेंट्री कैनाल में कहां पे जो है वो विटामिन B12 की फॉर्मेशन होगी, विटामिन K की फॉर्मेशन होगी, राइबोफ्लेविन की फॉर्मेशन होगी, थियामिन की फॉर्मेशन होगी। तो ये सारी चीजें कहां पे हो रही हैं, कोलोन में हो रही हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं, इन चीजों को ध्यान देना है आपने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है एक क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिटेल में कोई पूछना चाहेगा आपसे कि कलर ऑफ फीसिस जो है वो किसकी वजह से आता है, या जो एक बैड स्मेल है ना, फाउल स्मेल जो है वो किसकी वजह से आती है, तो ये चीज भी आप लिख सकते हैं कि जो आपका कोलोन है, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन में है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ बाइल पिगमेंट होता है। क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा किसका, बाइल पिगमेंट्स का, और बाइल पिगमेंट के ब्रेकडाउन से हमारे पास जो है यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, दैट इज स्टर्कोविलिन, ठीक है, एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको क्या बोलेंगे, स्टर्कोविलिन। इंपॉर्टेंट है, स्टर्कोविलिन इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से यहां पे क्या आएगा, ब्राउन कलर जो फीसिस का होता है वो आएगा। याद रखना है आपने, ब्रेकडाउन ऑफ बाइल पिगमेंट जो है कहां पे होगा, कोलोन में होगा, और उसकी वजह से क्या बनेगा, स्टर्कोविलिन बनेंगे। और स्टर्कोविलिन जो है ये क्या करते हैं, ब्राउनिश कलर प्रोवाइड करते हैं फीसिस को। और बैड स्मेल जो है वो क्यों आती है, बैड स्मेल जो है एक माइक्रोवियल गैस है हमारे पास, दैट इज 3-मिथाइल इंडोल, 3-मिथाइल इंडोल, ठीक है, इट इज माइक्रोवियल गैस, इट इज माइक्रोवियल गैस, जिसकी वजह से फीसिस की बैड स्मेल या फाउल स्मेल जो है वो होती है हमारे पास। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, आ सकता है क्वेश्चन थोड़ा सा डिटेल में, अगर किसी ने पूछना है आपसे तो पूछ सकते हैं कि ब्राउन कलर ऑफ फीसिस किसकी वजह से है, तो बाइल पिगमेंट की ब्रेकडाउन होती है कोलोन में, जिसकी वजह से स्टर्कोविलिन्स बनते हैं जो ब्राउन कलर देते हैं। और बैड स्मेल जो है वो किसकी वजह से है, माइक्रोवियल गैसेस, और गैस कौन सी है, 3-मिथाइल इंडोल, ठीक है, इसकी वजह से जो है वो फॉल स्मेल होती है हमारे पास। तो मैक्सिमम पोर्शन इस चैप्टर का खत्म हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर हमने कवर अप कर लिया है। एक टेबल है हमारे पास जिसमें हम समरी करेंगे कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे एक्टिवेट होता है और कितनी पीएच पे होता है। मैंने साथ ही साथ आपको बता भी दिया था, लेकिन मैं एक टेबल बना के पूरा आपको उसमें डाल दूंगी, इसी चैनल पे डालूंगी, आपने ध्यान देना है। आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं बेदी स्कॉलर क्लासेस को, वहां पे भी मैं कुछ चीजें जो है वो डालती रहूंगी, कुछ शॉर्टकट्स डालूंगी, तो वो भी आपने देखते रहना है। टैट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि मैं कुछ शॉर्टकट्स डाल रही हूँ, जैसे मैंने पूरा एक समरी डाल दूंगी आपके पास कि कौन सा एंजाइम कहाँ पे एक्टिवेट होता है, कितनी पीएच पे एक्टिवेट होता है, कहाँ से सिक्रीट होता है, और किस चीज की डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये एक क्विक रिवीजन की तरह टैट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और कुछ एक्स्ट्रा एंजाइम्स हैं, जैसे CCK रहता है हमारे पास, गैस्ट्रिन रहता है हमारे पास, अपने पास जो है वो ड्यूडोक्राइन रहता है एक हमारे पास। ये जो एंजाइम्स हैं इनके बारे में मैंने यहाँ पे बात नहीं करी, तो वो भी मैं एक टेबल बना के पूरा समरी उसका डाल दूंगी कि कहाँ से सिक्रीट हुआ और किस चीज को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है। तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखनी है। CCK के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपने उस टेबल से पूरा नोट डाउन करना है। एंड
एक चीज और हमारे पास होती है, दैट इज स्टमक ऑफ रूमिनेंट की बात करते हैं। तो स्टमक ऑफ रूमिनेंट जो है इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ आज। स्टमक ऑफ रूमिनेंट, ठीक है, कि जो अपने जो गाय भैंस होते हैं, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, उनके स्टमक में क्या फर्क होता है, उनका स्टमक जो है हमारे से डिफरेंट कैसे है, तो इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्टमक ऑफ रूमिनेंट, तो स्टमक ऑफ रूमिनेंट जो है इसमें दो तीन चीजें एक्स्ट्रा रहती हैं, दो तीन पोर्शंस जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं स्टमक में। जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले एनिमल्स होते हैं, उनमें दो तीन चीजें एक्स्ट्रा हैं जहां से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, जैसे लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा है या बाकी चीजें जो है वो क्या है। तो ये चीज को ध्यान देना थोड़ा सा, स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स है ना, हेडिंग देना है स्टमक ऑफ रूमिनेंट्स। जो स्टमक ऑफ रूमिनेंट है, सबसे पहली चीज तो रूमिनेंट जो है इनके स्टमक को कंपाउंड स्टमक बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है, जो रूमिनेंट का स्टमक है इसको क्या बोलते हैं हम, कंपाउंड स्टमक बोलते हैं। इसके 4 चैम्बर्स रहते हैं हमारे पास, ये लिखने हैं आपने। 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं, इसके पास क्या है, 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर्स रहते हैं। 4 चैम्बर्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला चैम्बर आपके पास आता है रूमेन। सबसे पहला चैम्बर आपके पास क्या आ गया, रूमेन। देन सेकंड चैम्बर जो है दैट इज रेटिकुलम, रेटिकुलम। देन आपके पास जो है थर्ड चैम्बर जो आपके पास रहेगा, थर्ड चैम्बर आपके पास रहेगा ओमेसम, ओमेसम, ठीक है, ओमेसम रहेगा आपके पास। देन आपके पास जो नेक्स्ट चैम्बर रहेगा दैट इज एबोमेसम, एबोमेसम, एबोमेसम। ये 4 चैम्बर्स हैं, रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेसम है एंड एबोमेसम है। ये 4 चैम्बर स्टमक के रहते हैं। जैसे हमारे स्टमक के 4 पोर्शंस थे, लेकिन हमारा स्टमक छोटा था और हमारे स्टमक के 4 पार्ट्स हमने अपने हिसाब से डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे 4 चैम्बर प्रॉपर बने होते हैं। कौन कौन से, एक तो रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेसम है एंड एबोमेसम है। तो ये चीज तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि 4 चैम्बर कौन कौन से हैं। फिर आपके पास आता है कि सबसे बड़ा और पहला चैम्बर कौन सा है, तो रूमेन जो है इट इज द फर्स्ट चैम्बर और इट इज द लार्जेस्ट चैम्बर। हमने डिटेल नहीं करना है इसमें, हमें जस्ट उन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा टारगेट करना है जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पूछे जाते हैं। तो लार्जेस्ट चैम्बर कौन सा है, रूमेन जो है वो लार्जेस्ट चैम्बर रहेगा और रूमेन ही आपके पास जो है वो फर्स्ट चैम्बर रहेगा। तो इस चीज को आपने ध्यान देना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। और इसमें स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो कहाँ पे होता है, तो स्टोरेज ऑफ फूड जो है वो कहाँ पे होगा, स्टोरेज ऑफ फूड भी जो है वो रूमेन में ही होगा। ये चीज को ध्यान देना है, स्टोरेज ऑफ फूड कहां होगा, रूमेन में ही होगा। अच्छा, फिर हमारे पास जो है ये एनिमल्स जो हैं वो सेल्यूलोज डाइजेस्ट कर लेते हैं। सेल्यूलोज डाइजेशन इन एनिमल्स में होता है। तो सेल्यूलोज डाइजेशन जो है इन एनिमल्स में किस प्रोसेस से होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो जो सेल्यूलोज डाइजेशन होगा वो आपके पास फर्मेंटेशन की वजह से होता है। किसकी वजह से होगा, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन बाय द symbiote बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स, सिम्बायोट बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेलुलोज डाइजेशन जो है वो सिम्बायोट बैक्टीरिया और प्रोटोजोन की वजह से जो है वो हमारे पास रहेगा, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि आपके पास जो है इसमें ट्रू स्टमक किसको बोला जाएगा। 4 चैम्बर है तो ट्रू स्टमक जो है वो किसको बोला जाता है, तो ये जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट चैम्बर है, इसको बोलते हैं ट्रू स्टमक। इसको क्या बोला जाएगा, ट्रू स्टमक बोला जाएगा। जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें गैस्ट्रिक एंजाइम्स सिक्रीट किए जाते हैं। तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस ही सिक्रीट होते हैं। हमारे स्टमक की जब हमने बात करी थी तो मैंने यही बताया था कि गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पे एबोमेसम जो है उसको ट्रू स्टमक बोलेंगे और गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं रूमिनेंट्स में कहाँ सिक्रीट होते हैं, तो एबोमेसम में ही सिक्रीट होते हैं हमारे पास।
तो ये आपके पास जो है यहां से इतने ही क्वेश्चंस काफी हैं, इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं हमारे पास, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सबसे बड़ा वाला पोर्शन जो है वो कौन सा है, लार्जेस्ट पोर्शन इज र्यूमेन। फर्स्ट पोर्शन कौन सा है, र्यूमेन। स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ किया जाता है, र्यूमेन में ही किया जाता है। देखा होगा आपने, जो गाय भैंस है ना खाते हैं, जब घास वगैरह खाते हैं तो एक बार चबा चबा के अंदर डाल लेते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद फिर निकालते हैं, फिर जुगाली करते रहते हैं। तो वो कहाँ रखा था उन्होंने एक बार चबा के खाना, वो उन्होंने र्यूमेन में रखा था, फिर दोबारा निकाला मुंह में और फिर दोबारा जुगाली करी, ठीक है। तो कहाँ स्टोरेज हुआ उसका, र्यूमेन में स्टोरेज हुआ। फिर सेलुलोज की डाइजेशन कहाँ हुई, कैसे हुई, तो फर्मेंटेशन ऑफ सिम्बायोंट बैक्टीरिया और प्रोटोजोन की वजह से हुई, ठीक है। देन आपके पास जो है एबोमेसम को हम ट्रू स्टमक बोलते हैं और इसी में गैस्ट्रिक एंजाइम की सिक्रीशन करी जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम बात करेंगे कि ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, ठीक है, और एक्चुअल कैलोरीफिक वैल्यू की बात कर लेते हैं कि जो आपने खाना खाया है ना, वापिस ह्यूमन पे आते हैं, जो आपने खाना खाया उसमें से कौन सा कंपोनेंट कितनी एनर्जी आपको देता है, टोटल कितनी एनर्जी देते हैं, ठीक है, एक्चुअली कितनी होती है और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू क्या है हमारे पास, ठीक है, ये चीजें डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो है, ठीक है, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू सबसे पहले हम लैब में देखेंगे कि लैब में क्या रहेगी, इन लैब, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट इन लैब जब देखा गया तो है ना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो थे वो कितनी एनर्जी देते थे। फिर हम बात करेंगे प्रोटीन्स की, ठीक है, प्रोटीन कितना एनर्जी देगा, और फिर हम बात करेंगे फैट की कि फैट कितनी एनर्जी देता है, लैब की बात हो रही है, ठीक है जी। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स थे ये कितनी एनर्जी देते हैं, 4.6 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। तो 4.6 किलो कैलोरी पर ग्राम जो है वो, मतलब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.6 किलो कैलोरी जो है वो क्या करते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। फिर बात करेंगे प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन जो है वो लैब में कितनी एनर्जी देते थे, 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम प्रोटीन जो है वो इतनी एनर्जी देंगे आपको, लेकिन ये लैब की बात हो रही है, ये लैब में आपको मिलेगी। फिर हम बात करेंगे फैट की, तो फैट जो है वो कितनी देते हैं, 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम फैट जो है वो आपको 9.45 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी देंगे। ये तो बात होगी किसकी, लैब की। लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू क्या होगी, है ना, मतलब कि ह्यूमन की बॉडी में कितनी वैल्यू रहती है, ह्यूमन की बॉडी में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देगा, प्रोटीन कितनी देगा, फैट कितनी देगा, है ना। तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू, फिजियोलॉजिकल वैल्यू में फिर से वही चीज आ गई कि आपके पास जो है कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देगा और आपके पास जो है फैट कितनी देंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स, देन प्रोटीन्स, देन फैट, कितनी एनर्जी जो है ये देते हैं। तो फिजियोलॉजिकल अगर बेसिस पे देखा जाए तो हमारी एनर्जी में बहुत सारे काम जो हैं वो चले होते हैं, साथ ही साथ चले होते हैं, एनर्जी बन रही है, एनर्जी यूज हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूज क्या हो जाती है, कम हो जाती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट जो है लैब में 4.6 किलो कैलोरी दे रहे थे, लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू है इसकी 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। प्रोटीन्स 65 किलो कैलोरी पर ग्राम दे रहे थे, लेकिन फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है वो क्या है, इसकी 4 है हमारे पास, इसकी भी 4 ही रहने वाली है, 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक है जी, किलो कैलोरी पर ग्राम। देन आपके पास फैट की बात करें तो कितनी थी, 9.45। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट ही देते हैं, लेकिन हमारी बॉडी फिर भी किसको प्रेफर करती है, कार्बोहाइड्रेट्स को प्रेफर करती है, क्योंकि उनको तोड़ के उनसे एनर्जी निकालना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू फैट। तो फैट जो है कितनी देंगे, 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम। ये चीज ध्यान देनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं हमारे पास, ठीक है। तो कितनी है, कार्बोहाइड्रेट्स 4.6 किलो कैलोरी पर ग्राम लैब में देगा, प्रोटीन जो है वो 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम लैब में देंगी, फैट जो है 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम कहाँ देंगी, लैब में देंगे अपने पास, ठीक है। और फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो है, फिजियोलॉजिकल वैल्यू कार्बोहाइड्रेट्स की 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम है, प्रोटीन की 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम है, और फैट की 9.1, इसको ठीक है ना, 9.1 किलो कैलोरी पर ग्राम है हमारे पास। तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी।
तो इसी के साथ हमारे पास जो है ऑलमोस्ट हमने सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आपने एनसीईआरटी को साथ साथ में पढ़ना है। मैंने बताया है कि यहां से चीजों को समझो, लिखो, फ्लो चार्ट्स बनाओ, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखो, और साथ ही साथ फिर एनसीईआरटी को पढ़ो। जितना सा मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ उतनी सी आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, आपने एमसीक्यू लगाने हैं, क्वेश्चंस करने हैं फिर आपने। तो आपने, और साथ में मैंने आपको बता दिया कि मैं कुछ टेबल्स डालूंगी, आपने इंस्टा में बेदी स्कॉलर क्लासेस के पेज को फॉलो करना है। ठीक है, और साथ में वहां पे जो मैं टेबल्स डालूंगी, मैं वीडियो बना के भी डाल दूंगी यहाँ पे टेबल्स के साथ। ठीक है, तो वो भी आपने लिखने हैं, पूरा नोट्स बनाने हैं, और उन चीजों से भी बहुत सारे, उन टेबल से भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। टैट वालों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक क्विक रिवीजन जो है वो सारे एंजाइम्स की वहां से हो जाएगी। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।